अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्शन एंड मेरीन लाइफ, जो कि कन्वेक्शन के आगे सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्शन एंड मेरीन लाइफ की बात करेंगे। हमारे पास जो यहाँ टॉपिक है कन्वेक्शन एंड मेरीन लाइफ। अब मेरीन लाइफ जहाँ पे अभी मखलूक हमारे पास आ जाती है, उसमें कन्वेक्शन क्या किरदार अदा करता है वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब कन्वेक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्रूशियल प्रोसेस है, जो कि मैरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। इसमें इन्वॉल्व होती है मूवमेंट ऑफ सी वाटर ड्राइवन बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, यानी कि सी वाटर की मूवमेंट होती है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से होती है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सैलिनिटी की वजह से किस तरह से मूवमेंट होती है। अब हॉट वेदर में अ लॉट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स, बिकम साल्टियर एंड बिकम डेंसर। अब जो साल्टियर वाटर होता है वो हाई डेंसिटी का होता है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है देन फ्रेश वाटर। अब ये जो डायग्राम है यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर वाली जो लेयर है, यहाँ का जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, और ये इवेपोरेट हो रहा है हॉट वेदर की वजह से, जो कि यहाँ से हीट इसको लग रही है कंटिन्यूसली। अब ये जब इवेपोरेट हो जाएगा तो इसमें पीछे सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, ये पहले सैलिनिटी यानी कि सॉल्ट डिजॉल्व था वाटर में, अब वाटर इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट पीछे बच जाएगा जो कि डेंस हो जाएगा। ये मीन्स कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी फ्रेश वाटर से। इसमें सॉल्ट है लेकिन इसमें वाटर भी ज़्यादा है, इसमें सॉल्ट उसकी निस्बत कम है, जबकि इसमें वाटर इवेपोरेट हो जाता है, पीछे सॉल्ट बच जाता है, तो ये डेंसर बन जाता है, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। और यहाँ से लो डेंसिटी का जो वाटर होगा यानी कि फ्रेश वाटर, ये ऊपर की जाने मूव करेगा। इसका कॉन्सेप्ट यही आपने याद रखना है कि जब हॉट वेदर में सन की जो हीट होगी वो ऊपर की लेयर को गर्म करेगी, जिससे जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होगा और ये डेंसर बन जाएगा। और ये जब हाई डेंसिटी का वाटर होगा यानी कि इसमें सॉल्ट होगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो फ्रेश वाटर होगा जिसमें जो सैलिनिटी होगी वो लो होगी और लो डेंसिटी का होगा, और ये मूव ऊपर की तरफ करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन हॉट वेदर अ लॉट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स, बिकम saltier and become denser, so it sink bottom. The fresh water less dense and move upward. तो यहाँ पे यही है कि जो हॉट वेदर की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, उसके पीछे सॉल्ट बच जाएगा जो कि इसको डेंसर बना देगा, और जब ये डेंसिटी इसकी हाई हो जाएगी तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और नीचे फ्रेश वाटर होगा जिसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, तो वो ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब वार्म वाटर जो है वो लेस डेंस होता है देन कोल्ड वाटर। जब भी सन हीटअप करेगा सरफेस वाटर को तो वो लेस डेंस हो जाएगा, और वाटर जो होगा वार्म वाटर वो ऊपर की जानिब राइज करेगा और पूरे ओशन की सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा। देन इट मूव्स डाउनवर्ड। अब इसका मतलब है कि जब भी सरफेस पर जो वाटर होगा वो वार्म होगा तो वो ऊपर की जानिब होगा और पूरे ओशन में स्प्रेड हो जाएगा। जब स्प्रेड होगा तो वो कोल्ड हो जाएगा, फैल जाएगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते कोल्ड हो जाएगा, और करते करते वो फिर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब नीचे की तरफ बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे जब जाएगा तो ऊपर से ऑक्सीजन को कलेक्ट करके नीचे डीप सी एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और जब ये नीचे आएगा तो नीचे का जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर वाले वाटर का जो गैप है उसको फिल करने के लिए ऊपर की जाने बढ़ेगा। इसका यही है कि जब हीट लगेगी तो वाटर वार्म हो जाएगा और लेस डेंस हो जाएगा, तो ये सरफेस पर आ जाएगा और पूरी सरफेस पर ये फैल जाएगा। जब फैलेगा तो ये फिर फैलते फैलते ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, जबकि कोल्ड वाटर जो होता है उसको दोबारा से वही कनेक्शन जो नीचे के होगा उसको वही दोबारा से होगा, हीट लगेगी, और ये इस तरह से जो प्रोसेस होगा वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जिसकी वजह से हीट भी फैलती रहेगी और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा मैरीन लाइफ में। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे जो पौधे होते हैं फॉस्फेट नाइट्रोजन
यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करके वाटर ऊपर की जानिब लेकर जाएगा, और ऊपर एक प्लांट होता है जिसका नाम फाइटोप्लैंक्टन, जो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत से एनिमल्स का आगे खुराक का जरिया बनता है। अब यहाँ पे है वार्म वाटर इज लेस डेंस देन कोल्ड वाटर, व्हेन सन हीट द सरफेस वाटर बिकम लेस डेंस and the warm water rises and spread across the ocean and then it moves downward, और इसको हम कहेंगे डाउन वेलिंग। अब ये मदद किस तरह करता है मैरीन लाइफ के लिए? इट हेल्प्स टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द डीप सी एनिमल्स। जब ऑक्सीजन ऊपर होती है सरफेस वाटर पर, तो सरफेस वाटर जो होता है वो ऑक्सीजन को टच करता है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, और वो नीचे डीप सी एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो डाउन वेलिंग का यही फायदा है मैरीन लाइफ में। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कोल्ड वाटर जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कॉल्ड अप वेलिंग। यहाँ पर जब वार्म वाटर होता है वो ऊपर की जानिब आ जाता है सरफेस पर, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो लो हो जाती है। जब वो ऊपर आ जाता है तो वो फैल जाता है, और फैल के वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और फिर दोबारा वही प्रोसेस होता है, इस तरह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। इसी वजह से कन्वेक्शनल करंट जो होता है वो आता है, और इसमें दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। जो वाटर राइस होता है वो जब नीचे नीचे जाता है तो ऊपर से ऑक्सीजन को नीचे लेकर आता है, और इसको हम कहते हैं डाउन वेलिंग। जबकि नीचे से ऊपर न्यूट्रिएंट्स लेकर जो जाता है पानी, इसको हम कहते हैं अप वेलिंग। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। यहां पर अगर हम देखें तो वही चीज़ है, इट हेल्प्स टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेप्थ टू द टॉप इन डाउन वेलिंग, ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द ओशियन टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। अब यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं अप वेलिंग में, यहाँ पे अप वेलिंग की बात हो रही है कि अप वेलिंग में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नीचे से ऊपर लेके जाता है वाटर। जब वो ऊपर लेके जाता है तो ऊपर फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स हैं, उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं जिससे वो ग्रो करता है, और उसके बाद वो जो होता है वो एक खुराक का ज़रिया होता है। बहुत सी आगे मछलियाँ होती हैं और एनिमल्स होते हैं वाटर के, जो उसको खाते हैं और उनका वो खुराक का ज़रिया बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपवेलिंग है उसमें जो मदद करता है वो इट हेल्प्स टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेप्थ टू द टॉप, और उसके बाद जो डाउन वेलिंग है वो मदद करता है जो ओशन का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखने में, क्योंकि जो ओशन का टेम्परेचर होता है वो ठंडा अगर होगा तो उसमें हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास पोलर रीजन्स में कन्वेक्शन किस तरह से होती है। सरफेस वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है इन पोलर रीजन्स। अब पोलर रीजन्स में हमारे पास कन्वेक्शन किस तरह से होती है? सरफेस वाटर इज़ वेरी कोल्ड एंड इट इज़ डेंसर वाइल द वाटर इज़ लेस डेंसर, मीन्स के जो वाटर लेस डेंसर होता है इट इज़ नॉट फ्रेश वाटर की यहाँ बात हो रही है। जो फ्रेश वाटर होता है वो लेस डेंसर होता है। फ्रेश वाटर इज़ लेस डेंसर बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड, सो इट मूव्स upward and the upward water moves downward। अब जो लेस डेंसर वाटर होता है फ्रेश वाटर, वो लेस डेंसर होता है क्योंकि वो इतना कोल्ड नहीं होता। जब वो कोल्ड नहीं होता तो वो उस तरह से उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है और थोड़ा सा ठंडा होता है। इसकी बनिस्बत कि जो वाटर ऊपर सरफेस पर होता है, यानी कि पोलर रीजन में जहाँ पर हीट नहीं होती इतनी, पोलर रीजन में ठंडे इलाकों में जो उसकी सरफेस होती है वहाँ पर जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, उसमें बर्फ़ जमी हुई होती है और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। उसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, वो डेंसर होता है। जब वो डेंसर होता है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, और जो नीचे का फ्रेश वाटर होता है ना उसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म होता है ऊपर की निस्बत। ऊपर का टेम्परेचर
बहुत ज़्यादा कम होता है, नीचे का टेम्परेचर उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वार्म होता है। तो ये ऊपर की जाने शुरू हो जाता है और ऊपर का नीचे की तरफ, जिसकी वजह से जो वाटर की सर्कुलेशन होती है और इससे नीचे से ऊपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ऊपर से नीचे ऑक्सीजन आती है, जिससे जो मैरीन लाइफ है उसको फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो है वो मैंने आपको पीछे बता भी दिया है, तो यहाँ पे इसकी अलग हेडिंग है, तो मैं उस लिहाज से आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। व्हेन अपवेलिंग हैपन्स, जब अपवेलिंग होती है तो नीचे से जो कोल्ड वाटर होता है वो ऊपर की जाने बढ़ता है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नीचे डीप वाटर में होते हैं। जब अपवेलिंग होती है तो नीचे से कोल्ड वाटर न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेता है और ऊपर की जाने बढ़ता है। अब न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन और फॉस्फेट जैसे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प फाइटोप्लैंक्टन टिनी सी प्लांट ग्रो। अब जो ऊपर की जानिब सरफेस पर सी होता है, सी वाटर है, जो उसकी सरफेस है वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जैसा एक टिनी सी प्लांट होता है, जो कि एक खुराक का ज़रिया होता है मछलियों के लिए और मज़ीद आगे जो जानवर हैं, आबी मखलूक है, उसके लिए उसका खुराक का एक ज़रिया होता है। जब न्यूट्रिएंट्स ऊपर की जानिब जाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन प्लांट को मिलेंगे और वो ग्रो होगा, क्योंकि ऊपर की जानिब उसको सनलाइट भी मिलती है, जिसकी वजह से वो ग्रो होगा और आगे फिर खुराक का ज़रिया बनेगा बाकी जानवरों के लिए। फाइटोप्लैंक्टन आर फूड फॉर जू प्लैंक्टन, ये एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसको खाते हैं। एंड विच आर ईटन बाय फिश एंड वेल्स, जो कि फ़िश और वेल्स की जानिब से खाए जाते हैं इनको। अपवेलिंग हेल्प्स फूड चेन इन ओशन, जो अपवेलिंग है वो फूड चेन में मदद करती है ओशन में, ताकि खाना मिलता रहे, मैरीन लाइफ में पहुंचता रहे, डिस्ट्रीब्यूट होता रहे खाना। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट ऑक्सीजन इज इन द टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट टच द एयर। जब ऑक्सीजन ऊपर की जानिब होती है टॉप ऑफ द वाटर में, मतलब सरफेस पर, तो वो एयर को टच कर रही होती है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है। कन्वेक्शन मूवमेंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर हेल्प्स ऑक्सीजन गो डाउन टू डीप सी। जब कन्वेक्शन होती है तो उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो नीचे की जाने बढ़ती है, ताकि डीप सी एनिमल्स को वो मिले और वो अलाइव हों, स्टे अलाइव हों। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डीप सी एनिमल्स नीड दिस ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, ताकि उनकी जो ज़िंदगी हो वो बच सके, उनको ऑक्सीजन मिल सके। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। यहाँ पे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट की एक हेडिंग है अपवेलिंग ब्रिंग्स वार्म वाटर टू द टॉप। जब अपवेलिंग होती है तो वार्म वाटर जो होता है वो टॉप पे होता है, कोल्ड वाटर नीचे से जो हीटअप होता है, राइस होता है, तो नीचे से वो ऊपर की जाने बढ़ता है कोल्ड वाटर। जब ऊपर जाके वो हीटअप हो जाता है तो वो जो हीटअप होता है वो हीट स्प्रेड हो जाती है, यानी कि जो वाटर होता है वो जब स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो मैनेज रहता है। कन्वेक्शन स्प्रेड्स हीट इन ओशन, यानी कि ओशन में हीट स्प्रेड हो जाती है। फिर दिस हेल्प्स कीप द टेम्परेचर ऑफ ओशन बैलेंस्ड, यानी कि ये मदद करता है ओशन का टेम्परेचर मैनेज, यानी कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस होने में बहुत मदद करता है। ये जो हीट होती है रिलीज होती है ना, स्प्रेड होती है यानी कि कन्वेक्शन के ज़रिए, इससे जो ओशन का टेम्परेचर होता है वो बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक है वो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि ब्रीज हवा जो है वो कंटिन्यूसली ब्लो करती है कोस्टल एरियाज़ में। अब दो यहाँ पे तरीके हैं, मतलब कि दो यहाँ पे इफेक्ट होते हैं, सी ब्रीज इफेक्ट एंड लैंड ब्रीज इफेक्ट। अब सी ब्रीज इफेक्ट जो होता है वो ड्यूरिंग द डे होता है। इसमें क्या होता है कि लैंड्स हीट अप क्विकली, हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो कि लैंड है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत लो होती है। द एयर अबव द लैंड इज़ हॉट, जब हीटअप होगी तो लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो हॉट होगी। बिकम लेस डेंस, क्योंकि लेस डेंस होगी तो वो ऊपर की जानिब उठेगी। एंड द एयर अबव द वाटर, जो वाटर होता है उसके ऊपर जो एयर होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि वाटर है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। मूव्स टूवर्ड द लैंड टू फिल द गैप। द एयर अबव द वाटर, वाटर जो है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, सो द एयर अबव द वाटर मूव्स टूवर्ड द लैंड टू फिल द गैप। अब जो कि लैंड है वो उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो लो होती है, तो उसके ऊपर जो एयर होती है वो गर्म होती है।
जबकि वाटर है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और उसके ऊपर जो एयर होती है वो ठंडी होती है। तो ये जो ठंडी एयर होती है ये सी से लैंड की जानिब बढ़ती है, तो इसको हम कहते हैं सी ब्रीज इफेक्ट। अब हमारे पास है लैंड ब्रीज इफेक्ट। लैंड ब्रीज इफेक्ट में हमारे पास जो कि वो नाइट में होता है। लैंड ब्रीज इफेक्ट, द लैंड क्विकली फॉल टेम्परेचर एट नाइट while the water release while the water release heat because water has high specific heat capacity, so the air above the sea hotter than air above the land। यानी कि जो लैंड है वो नाइट में बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर गिरा देते हैं, क्योंकि बहुत उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। जब बहुत कम होती है तो उनके जो लैंड होते हैं वहाँ से बहुत जल्दी हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जब डाउन होता है तो जो वाटर है वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, मतलब कि उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो हाई होती है। जब हाई होती है तो उसका टेम्परेचर इतना जल्दी ठंडा नहीं होता, वो गर्म होता है, क्योंकि उसके ऊपर अभी तक हीट जो होती है वो इतनी रिलीज बहुत जल्दी नहीं होती, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब उसने किया हुआ होता है। जब नाइट होती है तो वो बहुत जल्दी हीट रिलीज नहीं होती, जिसकी वजह से जो एयर होती है वहाँ पे गर्म होती है। वाटर के ऊपर एयर ठंडी नहीं होती, मतलब कि वो गर्म होती है, जबकि लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो ठंडी होती है। अब लैंड जो है, लैंड के ऊपर ठंडी होती है, तो ये ठंडी हवा सी की जाने पड़ती है ताकि सी के ऊपर जो मतलब गर्म हवा है उसके गैप को फिल कर सके। द हॉट एयर मूव टूवर्ड द लैंड टू स्टेबल और मेंटेन द लैंड टेम्परेचर एंड द कोल्ड एयर मूव फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी टू फिल गैप्स। यानी कि जो उसकी सी की गर्म हवा होती है वो लैंड की जाने पड़ती है ताकि लैंड का टेम्परेचर मैनेज हो सके, जबकि लैंड की जो हवा होती है जो बहुत ठंडी होती है वो सी की हवा सी की जाने पड़ती है ताकि जो सी के ऊपर गैप्स हैं उनको। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल एंड बर्ड्स फ्लाइट। अब यहाँ पे हॉट एरियाज में जो हॉट एरिया होते हैं हमारे पास, उनके ऊपर जो एयर होती है वो लेस डेंस होती है, और जब वो लेस डेंस होती है तो वो ऊपर की जानिब उठती है और राइजिंग कॉलम्स होते हैं वार्म वाटर के उठते हैं। जब ये राइजिंग कॉलम्स ऑफ वार्म वाटर ये ज़मीन से ऊपर की जानिब उठते हैं तो ये इनको थर्मल्स कहते हैं हम। बुक पर डायग्राम बनी हुई है कुछ इस टाइप की। ये जो है ये राइजिंग कॉलम्स हैं वार्म एयर के, जो कि हम इसको थर्मल्स कहते हैं। अब जो बर्ड्स होती हैं, जिस तरह से ईगल्स हो गए, हॉक्स, इनके जो पर होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, और ये जो बर्ड्स होते हैं ख़ास करके ये थर्मल्स को इस्तेमाल करते हुए ग्लाइड करते हैं और हवा में ठहर जाते हैं। अगर वो पर ना भी मारे तो वो ग्लाइड करते रहते हैं और जो ऊपर हवा होती है उस पर ठहरे रहते हैं, यानी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो अपने पर को दोबारा से फ्लैप करें। अब वो किस तरह से फ्लाई करते हैं, यहाँ से ये पूछा जा सकता है। बाय स्प्रेडिंग देयर विंग्स, वो अपने विंग्स को स्प्रेड कर लेते हैं। टिल्टेड देम स्लाइटली, वो थोड़ा सा मोड़ लेते हैं अपने परों को, उनकी जो डायरेक्शन होती है उसको थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ऊपर की जानिब, जिसकी वजह से वो राइड करते हैं राइजिंग एयर थर्मल्स पर, जो कि थर्मल्स होते हैं उन पर वो इजीली राइड कर लेते हैं। अब ये कन्वेक्शन मदद कर रहा है बर्ड्स को इजीली फ्लाई करने में। अब वो किस वजह से है तो यहाँ पर ये नोट्स की शक्ल में मौजूद है, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स। हरिकेन्स फ्रॉम आवर वार्म ओशियन वाटर, the warm water causes evaporation and this moist air rises due to convection as it rises। अब यहाँ पर जो प्रोसेस वो बता रहा है, ये पूरा प्रोसेस बता रहा है कि हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स किस तरह से बनते हैं। अब मैं इसको आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। हरिकेन्स फ्रॉम वार्म ओशियन, यानी कि ये हमारे पास ओशियन है। अब जो ओशियन होता है, ओशियन का वाटर वो जब गर्म होता है वो इवेपोरेशन फॉर्म करता है, यानी इवेपोरेट होता है। जब इवेपोरेट होता है तो वो ऊपर की जाने उठता है, ये नम हवा ऊपर की जाने उठती है। जब वो ऊपर की जाने उठती है तो वो
कन्वेक्शन की वजह से होती है और ऊपर जाकर वो ठंडी होने लगती है। यहाँ पर साथ आप देखें तो इट कूल्स एंड फॉर्म्स क्लाउड बाय कंडेंसेशन। अब जब वो ऊपर की जानिब उठती है तो वो कंडेंसेशन के ज़रिए बादल की शक्ल अख्तियार करना शुरू हो जाती है। जब वो बादल की शक्ल अख्तियार करते हैं तो कंडेंसेशन के प्रोसेस में लेटेंट हीट रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज होती है जिसकी वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स यानी कि एटमॉस्फेयर में एयर होती है सराउंडिंग की, वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है। जब वो भी गर्म होना शुरू हो जाती है तो वो कॉन्टीन्यूसली ऊपर की जानिब उठना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें कमी आती है और प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से इवेपोरेशन और ज़्यादा होती है। इवेपोरेशन के रेट में मज़ीद इंक्रीज आता है जिसकी वजह से जो वार्म एयर होती है, गर्म नम हवा, वो मज़ीद ऊपर की जाने पड़ती है और अर्थ की जो रोटेशन है वो इसको गोल गोल स्पिन करवाना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे पास साइक्लोन्स या हरिकेन्स बनते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। हरिकेन्स form our warm ocean water. The warm water causes evaporation and this moist air rises due to convection. यानी कि वो जो वार्म वाटर होता है वो इवेपोरेशन कॉज करता है और जो नम हवा होती है इवेपोरेशन की वजह से इवेपोरेट होती है ऊपर की जानिब, वो ऊपर जाकर कूल होती है और बादल की शक्ल अख्तियार कर लेती है बाय कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए, जिसकी वजह से लेटेंट हीट रिलीज होती है जो कि इर्द गिर्द की जो हवा होती है उसको भी गर्म कर देती है। जब वो भी गर्म हो जाती है वो भी लाइटर हो जाती है तो वो अपवर्ड की जाने मूव करना शुरू हो जाती है और प्रेशर में कमी आती है और जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है उसमें मज़ीद आगे इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो वार्म मॉइस्ट एयर होती है वो उतनी ज़्यादा ऊपर की जाने पड़ती है। ओशियन टू अप and the Earth's rotation causes to spin and forming cyclones and hurricanes. अब यहाँ पे साइक्लोन्स और हरिकेन्स दो जगहों पर मुख्तलिफ इनके नाम दिए जाते हैं और वो जगह पर डिपेंड करते हैं कि किस जगह पर उन्हें हम क्या कहेंगे। इंडियन ओशन में जो बनते हैं उन्हें हम कहेंगे साइक्लोन्स, जबकि अटलांटिक ओशन में हम जो देखते हैं उन्हें हम कहते हैं हरिकेन्स। ठीक है, ये उसकी लोकेशन पर ये जो इसके दो नाम हैं ये डिपेंड करते हैं। तो होपफुली आपको ये जो लेक्चर होगा ये समझ आ गया होगा। तो वीडियो के एंड पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। होपफुली अगर आपने इससे कुछ सीखा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।